हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। अगर आपको भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसका हम मेथड और वर्किंग रूल देखेंगे, जिसको हम प्रोसीजर भी बोल देते हैं, कि ये मेथड वर्क कैसे करता है और कैसे हम इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या है। हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, जनरल लीनियर सिस्टम लेंगे। जनरल का मतलब है हमारे पास जो कोफिशिएंट होंगे इक्वेशंस के, वो क्या है, जनरल कुछ भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 इक्वल टू d1। सेकेंड है b1x1 b2x2 b3x3 इक्वल टू d2। एंड थर्ड वन इज c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 इक्वल टू d3। ये हमारे पास तीन गिवन इक्वेशंस है। तो इसको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, x1 को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे तो उसके जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं उनको क्या है, हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब देखो, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में से x1 को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट में जो x1 का कोफिशिएंट यानी कि a1, उसको हम सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है, ठीक है, x1 का b1, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा है। ठीक है, तो करने के बाद हमारे पास देखो क्या बचेगा, b1a1x1 प्लस b1a2x2 प्लस b1a3x3 इक्वल टू b1d1। ठीक है, हमने क्या है, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को यहाँ पे हमने b1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को हमने a1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, b1a1x1 प्लस b2a1x2 प्लस b3a1x3 इक्वल टू a1d2। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब हमें जहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस मतलब कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस है तो उसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव। इसके साथ ही हमारे पास ये तो सेम टर्म्स है, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी उसमें दो ही वेरिएबल रह जाएंगे हमारे पास, x2 और x3। ठीक है, इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हैं, b1a1 माइनस b2a1, दोनों का हमारे पास x2 आएगा। ठीक है, कॉमन निकाल के ऐसे ही हमारे पास x3 आ जाएगा। ठीक है, इधर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। अब जो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी टर्म है, इनको हम क्या है आगे अब हमने इस इक्वेशन को फर्दर भी हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पे ये वेरिएबल्स को हमें आगे तक लेके जाना मुश्किल होगा। मतलब क्या है, वैसे तो हम कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बट जब हम कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत होगी। सो जैसे तो इसको क्या है, हम कुछ छोटा मतलब नाम दे देते हैं। जैसे हमारे पास घर में अगर किसी का बड़ा सा नाम हो तो हम क्या करते हैं, उसका निक नेम रख देते हैं ना, शॉर्ट नेम रख देते हैं। ठीक है, जैसे टिंकू मिंकू। ऐसे ही हमारे पास क्या है, इतनी बड़ी टर्म है तो इसको हम छोटा करके a2 डैश लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है, छोटी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही इसको हमने क्या लिखा, a3 डैश लिखा, और हमारे पास ये वाली टर्म थी, इसको हमने d1 डैश लिख लिया। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 डैश x2। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, a2 डैश। ठीक है, x2, यहाँ पे इसको क्या लिखा हमने, a3 डैश x3। ये हमारे पास क्या है, d1 डैश हो जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है,
इसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे, जिसमें अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 इक्वेशन में से दोबारा हम x1 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखो दोबारा से हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा। देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये वाली है, थर्ड ये है, तो हमने x1 को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब फिर से दोबारा वही वाला काम, हम सेकंड वाली इक्वेशन का जो x1 का कोफिशिएंट है उसको थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो थर्ड इक्वेशन का x1 का कोफिशिएंट है उसको हम सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने बिल्कुल यही लिखा है कि हम क्या करेंगे, सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे c1 से और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे v1 से। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनती है b1 c1 x1 प्लस b2 c1 x2 प्लस b3 c1 x3 इक्वल टू c1 d2। और सेकंड जो हमने थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया b1 से, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी b1 c1 x1 प्लस b1 c2 x2 प्लस b1 c3 x3 इक्वल टू b1 d3। इसको दोबारा से फिर हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले किया, और ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, x1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x2 और x3 के ही वेरिएबल बचेंगे, और इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म। दोबारा से फिर ये हमारे पास टर्म अब बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इसको हम अगर दोबारा से फिर इक्वेशन का कहीं यूज़ होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर से हम इसका कोई निक नेम रख देंगे, ठीक है। तो जैसे इसको हमने निक नेम दे दिया b2 डैश, इसको हमने b3 डैश, और जो इक्वल टू वाली टर्म को हमने दिया d2 डैश। तो यहाँ पे पुट कर दो, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी b2 डैश x2 प्लस b3 डैश x3 इक्वल टू d2 डैश। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने सेकंड वेरिएबल को भी एलिमिनेट करना है, बट किसमें से, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई थी, ठीक है, उसमें से हम x2 को एलिमिनेट करेंगे, और हमारे पास जब ये इक्वेशन नंबर 5 है उसमें से भी हम x2 को एलिमिनेट करेंगे। तो फिर से वही काम हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है उसको b2 डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको a2 डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से दोबारा वही काम हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस लिख देनी है, उसके बाद हमने साइन चेंज कर देनी है। साइन चेंज करने के बाद हमारे पास क्या है, x2 वाला जो वेरिएबल है वो क्या है, हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, और सिर्फ x3 की ही इक्वेशन बचेगी। फिर से ये हमारे पास टर्म्स बड़ी बड़ी आ रही हैं, इसको हमने क्या करना है, छोटा मतलब कुछ लेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको c3 डैश और इस वाली टर्म को d3 डैश लिख लिया। बस हमने ये याद रखना है कि जो हमने पहले किसी मतलब इसका कुछ नाम रखा है ना, जो हमने पहले, वो हमने दोबारा नहीं यूज़ करना। जैसे हमने पिछली इक्वेशन में किसी को d2 डैश नाम दिया था, दोबारा से वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, कुछ न्यू नाम होना चाहिए, ठीक है, कुछ न्यू हमने उसको क्या है, वैल्यू देनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने a3 डैश और d3 डैश वैल्यू दी, तो हमारे पास यही इक्वेशन बचेगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना a3 डैश मेरे से भी यहाँ पे गलती हुई थी कि मैंने पहले यहाँ पे a3 डैश किसी को नाम दे दिया था, ठीक है, दोबारा से मैंने यहाँ पे a3 दे दिया था, तो उसको a3 डैश हमने दोबारा से नाम नहीं देना। अब हम क्या करेंगे, कुछ नया नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कट करके c3 डैश नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं करना भूल गई, यहाँ पे c3 डैश आएगा, ठीक है। तो इसको करके अब हमारे पास x3 की वैल्यू आराम से आ जाएगी। इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई में इधर को डिवाइड ले जाओ, ठीक है। ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है x3 की। अब हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब ये x3 की वैल्यू या तो हम इक्वेशन नंबर 4 या 5 किसी एक में पुट करके वहाँ से x2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी। वहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये वाली टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म होगी, तो इसको हम क्या है दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव थी, इधर जाके नेगेटिव की हो जाएगी। और अब फिर से ये बहुत बड़ी टर्म है, फिर से हमें इसका
ठीक है, छोटा नाम रखना पड़ेगा, तो मैंने इसको A2 डबल डैश नाम दे दिया। ठीक है, ये उसके बाद ये इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास आ चुकी है A2 डैश x2 इक्वल टू A2 डबल डैश। यहाँ पे x2 की वैल्यू निकाल लो, इसको उधर डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है x1, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करो, जो हमारे पास x2 की वैल्यू आई है और जो x3 की वैल्यू आई है, उसको या फिर किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें हमारे पास x1 अवेलेबल हो उसमें पुट कर दो, तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ठीक है, x2 और x3 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो भी ये वाली दोनों टर्म्स को मैं इस वाली साइड पे लेके गई। ठीक है, इधर देखो पहले ये हमारे पास D1 था। ठीक है, ये वाली टर्म पहले इधर आएगी, इधर पॉजिटिव की थी, इधर पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ये भी टर्म इधर पॉजिटिव थी, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। और फिर से हमारे पास जो इतनी बड़ी टर्म आ रही है उसको हम छोटा नाम देंगे, तो मैंने इसको A3 डबल डैश लिख लिया। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा फिर, A1 x1 इक्वल टू A3 डबल डैश। यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे A1 को इधर शिफ्ट करके। तो देखो ऐसे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।